Okay. Stereochemistry of SN1 reaction. वैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज अ कार्बोकटायन फॉर्मेशन एंड वी नो दैट कार्बोकटायन इज व्हाट, प्लेनर. तो अगर कार्बोकटायन प्लेनर है तो उस केस में होना क्या चाहिए, उस केस में रेसमाइजेशन होना चाहिए, हाँ या ना. तो SN1 रिएक्शन फॉलोड बाय रेसमाइजेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है. SN1 causes रेसमाइजेशन. लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट इन्वर्जन का भी बनता है. तो समटाइम्स SN1 रिएक्शन also give inverted product. तो ये बात हमें अब समझनी है कि हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट कब मिल सकता है. ठीक है, अब जरा सोचिए इस बात को कि क्यों होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें क्यों मिलता है. अगर हम लोग डिस्कस करें इस केस को, सिंपल कार्बोकटायन में बना रही हूँ, CH3 CD3 CT3 कार्बोकटायन बन गया. ये आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे बन रहा होगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें लीविंग ग्रुप क्या करता है, निकल जाता है अपने आप, एंड दैट इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, हाँ या ना. ठीक है, अब ये कार्बोकटायन बना, जैसे कार्बोकटायन बनेगा तो X माइनस भी तो निकला है ना. अब यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी ये कार्बोकटायन और ये X माइनस, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रह जाती है. मतलब X माइनस निकल तो जाता है बट इट स्टिल रिमेन्स इन द विसिनिटी ऑफ द कार्बोकटायन. तो अगर X माइनस कार्बोकटायन की विसिनिटी में रहेगा, सोचो, मतलब वो निकल गया उसके साथ बट फिर भी कहीं ना कहीं वो उसके पास है, उसकी विसिनिटी में है, तो जो ये वाला अटैक है, जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकला है, वो वाली साइड का अटैक अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर इज X माइनस विच इज प्रेजेंट. तो सिर्फ एक ही अटैक पॉसिबल हो पाएगा, वो कौन सा हो पाएगा, बैक साइड, हाँ या ना. यस मैम. और अगर ऐसा हुआ तो बैक साइड अटैक की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या दिख सकता है, इन्वर्जन दिख सकता है, हाँ या ना. तो कुछ अमाउंट इन्वर्जन का बन सकता है अगर यहाँ पे टाइट आयन पेयर इफेक्ट रहा. व्हाट इज टाइट आयन पेयर इफेक्ट, कि ये दो आयंस जो बन चुके हैं, अगर ये एक साथ एक दूसरे की क्लोज विसिनिटी में रहे, बॉन्ड टूटने के बाद भी वो उसके पास रहा, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रंट साइड अटैक ना हो, बैक साइड अटैक हो, और मॉलिक्यूल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ क्या आ सके, इन्वर्जन आ सके, राइट. तो अब एक बात मुझे बताइए कि रेसमाइजेशन तब होगी जब मैं ये मान लूं, प्रॉपरली मान लूं कि X माइनस जो है वो खत्म हो चुका है, चला ही गया है, वो है ही नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं है. तो जब दूर दूर तक कहीं नहीं होगा, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों साइड अटैक क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, एंड वी कैन गेट रेसमाइजेशन, हाँ या ना. यस मैम. तो मैं ये बोलूँ, अगर परसेंटेज रेसमाइजेशन किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो परसेंटेज रेसमाइजेशन एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. क्यों, क्योंकि भाई अगर कार्बोकटायन बहुत स्टेबल है तो उसे X माइनस की जरूरत नहीं होगी, है ना. मतलब आप एक सोचिए, सिचुएशन को सोचिए कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना है, ठीक है. कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक कब होगा, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब कार्बोकटाइन इतना स्टेबल हो कि उसे पता है कि भाई हैलोजन निकल ही जाए, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, आई एम अलोन वेरी स्टेबल, हाँ या ना. और अगर ऐसा होगा तो वो X माइनस को बहुत ही दूर फेंक देगा, अपना इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेगा, फ्रंट एंड बैक अटैक दोनों पॉसिबल हो पाएंगे, और मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, रेसमाइजेशन, हाँ या ना. हाँ जी बोलो, हाँ या ना. यस मैम. ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है हमारी कि हमारा परसेंटेज रेसमाइजेशन इस चीज पे डिपेंड करे कि हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन क्या है. नाउ
इसके अलावा भी परसेंटेज रेशमाइजेशन कार्बोकेटाइन के साथ साथ इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा ये जो लीविंग ग्रुप है ये कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर लीविंग ग्रुप अच्छा होगा, इन दैट केस हमारा कार्बोकेटाइन ये कहेगा, भाई लीविंग ग्रुप कहेगा मैं अलोन बहुत स्टेबल हूं, ठीक है, तो वो उसको कार्बोकेटाइन की जरूरत नहीं है, तो वो कार्बोकेटाइन की विसिनिटी में नहीं रहेगा, निकल के दूर चला जाएगा, और अगर वो दूर चला गया देन वी कैन हैव रेशमाइजेशन, राइट। सो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हर जगह सेम है तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि x माइनस कितना स्टेबल है, क्योंकि x माइनस जितना स्टेबल होगा वो उतना ही उसकी विसिनिटी में नहीं रहेगा, दूर चला जाएगा, एंड वी कैन हैव रेशमाइजेशन। सो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप, या what is the leaving group tendency. Better is the leaving group tendency, more is the percentage of racemization. Am I clear or not? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अब ये दोनों चीजें अगर कॉमन है तो तीसरा फैक्टर मैं क्या देख सकती हूँ, कार्बोकेटाइन और X माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए रोल कौन प्ले कर रहा है? कार्बोकेटाइन और X माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए रोल प्ले कर रहा है सॉल्वेंट, क्योंकि आपको याद है कि हम SN1 रिएक्शन में कौन यूज करते हैं, वी यूज पोलर प्रोटिक मीडियम, Yes, ma'am. जो कि कार्बोकेटाइन को भी स्टेबलाइज करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज करेगा और नेगेटिव चार्ज को भी करेगा। तो अगर पोलर प्रोटिक मीडियम में प्रोटिसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा पोलर प्रोटिक मीडियम है, उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, या स्ट्रॉन्ग वो है, परसेंटेज ऑफ पोलर मीडियम ज्यादा है, तो उस केस में स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा ये कार्बोकेटाइन और X माइनस स्टेबल होंगे उतना ज्यादा वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, और जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रेशमाइजेशन। तो परसेंटेज रेशमाइजेशन सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पोलैरिटी, हाँ या ना? ये बात सबको समझ आई? मैम तो ज्यादा पोलर यानी ज्यादा रेशमाइजेशन। हाँ, ज्यादा पोलर मतलब कार्बोकेटाइन और X माइनस इंडिविजुअली काफी स्टेबल होंगे, वो चले जाएंगे, रेशमाइजेशन बढ़ जाएगा। ओके मैम। करेक्ट, आगे चलें। मैम जो रिएक्शन होगी इन्वर्जन के केस में वो फिर SN2 की तरफ बिहेव करना शुरू करेगी या नहीं करेगी वो SN1 नहीं, ही? होगा SN1 ही, बट SN1 में रेशमाइजेशन की जगह इन्वर्जन मिल जाएगा, बट दैट डज नॉट चेंज द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म विल बी SN1, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से ही रिएक्शन होगा। हाँ मैम, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि अगर X मतलब जो नैनाइनिक पार्ट है वो अगर ग्रुप के मतलब कार्बोकेटाइन के पास होगा तो वो टेंडेंसी है कि वो वापस से रीजॉइन कर जाए। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ट्रांजिशन ऐसा नहीं है, हम नहीं बोले वो रीज्वाइन करेगा, वो रीज्वाइन नहीं करेगा, बट ये इसके पास रहेगा। भाई रीज्वाइन करने का मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड बना दे, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो कार्बोकेटाइन रहेगा, बट ये इसके क्लोज रहेगा। समझ आई बात? ओके मैम। मैम तो मैम वापस बॉन्ड बनाता क्यों नहीं मैम, मतलब अरे निकल भाई, गया ठीक है बट नहीं वापस नहीं बन सकता है ना? नहीं नहीं, एक बात बताओ, तुम सारी चीजें कंफ्यूज कर देते हो। एक बात मुझे बताओ भाई, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? मैं इसको थोड़ी कंपेयर कर रही हूँ CH3 CH2 Br, और इनको थोड़ी कंपेयर कर रही हूँ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए, नहीं ना, मैं सिर्फ इसी को कंपेयर कर रही हूँ। इनमें तो SN1 होना ही नहीं है ना, ये क्या चाहते, दे गिव स्ट्रिक्टली SN2। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो मैं इसी की सबस्ट्रेट की बात कर रही हूँ। मैंने एक सबस्ट्रेट ले लिया CH3 ये ले लिया Br, ठीक है, एक मैंने ये ले लिया CH3 CD3 और ले लिया Br। अब इन दोनों में मैं परसेंटेज रेशमाइजेशन तुमसे पूछ रही हूँ। नाउ कैन यू जस्ट सी कि वापस ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं है, रिएक्शन का मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से ही जाएगा, चाहे D लगा हो चाहे H लगा हो, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ही है। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैकेनिज्म SN1 ही होना है। अब यहाँ पे बस फर्क पड़ेगा कि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये कौन सा बनेगा, H वाला बनेगा, ठीक है, और ये कार्बोकेटाइन बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, इसमें एक H है और 2 D है, लेट्स से। तो हो तो ये उसी के साथ रहा है। अगर मैंने वैसे ही पूछ लिया कि परसेंटेज रेशमाइजेशन किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, हालांकि इसमें मुझे रेशमाइजेशन दिखेगी नहीं बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी कायरल सेंटर, और रेशमाइजेशन तो वैसे भी नहीं दिखती। रेशमाइजेशन का मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ये पहले भी एक्टिव है, इनएक्टिव ही है ना।
तो डोंट सी कायरल सेंटर एंड ऑल दैट। हम बस रेसमाइजेशन का मतलब का हमारा मतलब ये होता है कि दोनों साइड अटैक की पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना है। तो अब इन दोनों केस में फर्क क्या है कि यहाँ पे लीविंग ग्रुप दोनों में Br माइनस है, राइट, और Br माइनस कार्बोकेटाइन को छोड़ चुका है। कार्बोकेटाइन को छोड़ चुका है क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन इटसेल्फ स्टेबल है, राइट, जुड़ने का मतलब नहीं है। लेकिन कौन से में कार्बोकेटाइन ज्यादा बेटर है? इसमें ज्यादा बेटर है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में C और H का बॉन्ड आसानी से टूटता है रादर देन C और D, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, Br माइनस कार्बोकेटाइन की विसिनिटी के आसपास रहेगा। मतलब कार्बोकेटाइन इटसेल्फ स्टेबल है बट वो उसकी विसिनिटी के पास है। यहाँ ये कार्बोकेटाइन की विसिनिटी से क्या है, बहुत दूर है, बस इतना फर्क है। बट इसमें वापस जुड़ना और ये सब कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं ना। डू यू अंडरस्टैंड? अब जब ये इससे दूर है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से और यहाँ से आके अटैक कर सकता है, वी कैन हैव मोर रेसमाइजेशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आने में हिचकिचाएगा क्योंकि उसे Br माइनस मिल रहा होगा, तो वो ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, आएगा, जीरो रेसमाइजेशन थोड़ी हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो पीछे से भी आ सके, ये बोलना चाह रहे हैं हम। अब वापस जुड़ जाए पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये सब पॉसिबल नहीं है। मैकेनिज्म SN1 है, मैकेनिज्म चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना? मैम वो जो टाइट आयन पेयर इफेक्ट है मैम, वो बता दो एक बार। टाइट आयन पेयर इफेक्ट होता है कि कार्बोकेटाइन की अरे यार इसको ऐसे समझो ना यार, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, ब्रेकअप के बाद भी तुम्हारी बंदी तुम्हें कॉल करके फोन कर रही है, तो वो टाइट आयन पेयर इफेक्ट हो गया कि भाई ब्रेकअप हो भी गया, ऑफिशियली यू आर अपार्ट बट स्टिल शी इज कॉलिंग और यू आर कॉलिंग। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है कि यू आर ऑफिशियली अपार्ट एंड नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एट ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब ऑफिशियली ब्रेकअप हो चुका है, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये इसके पास है। तो जब टाइट आयन पेयर इफेक्ट होता है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, एंड दीज टू आर इन क्लोजर vicinity to each other, but that does not mean they'll form a bond or the mechanism will shift. That does not mean anything. They're officially apart. Clear? मैम इनको जज करने का कोई वो होता है हमें कि किसमें ज्यादा टाइट आयन पेयर इफेक्ट हाँ, होगा? ये हम ऐसे चेक करेंगे ना, नहीं हम यहीं से चेक करेंगे ना भाई। अगर कार्बोकेटाइन इटसेल्फ स्टेबल है तो उसको X माइनस की जरूरत नहीं है। मतलब अगर तुमने ब्रेकअप कर दिया एंड यू आर इटसेल्फ वेरी हैप्पी आफ्टर ब्रेकअप, तो तुम वो कॉल करती भी रहे, तुम नहीं उठाओगे ना कॉल, हाँ या ना? ठीक है। तो टाइट आयन पेयर इफेक्ट जो है उसका मतलब ये है कि अगर ये और ये इंडिविजुअली बहुत ज्यादा स्टेबल है, या दोनों में से कोई भी एक इंडिविजुअली बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो दूसरा उसकी विसिनिटी में रहे ना रहे, उसके लिए वो हमेशा दूरी होता है। क्लियर? ओके मैम, क्लियर मैम। चलूं आगे? यस मैम। तो अगर मैंने अब आपको ये क्वेश्चन दिया यहाँ पे, क्या मुझे बताइए परसेंटेज इन्वर्जन किसमें ज्यादा होगा? ठीक है, परसेंटेज इन्वर्जन किसमें ज्यादा होगा, और मैंने दो अल्काइल हैलाइड्स ले लिए हैं। राइट, और यहाँ पे हमने पूछना है कि परसेंटेज इन्वर्जन किस में ज़्यादा है। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पे आप क्या देखोगे? आपका लीविंग ग्रुप सेम है, आपको मैंने सॉल्वेंट दिया नहीं, मतलब मानो कि सॉल्वोलिसिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, SN1 हो रहा है, सॉल्वेंट भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि सॉल्वेंट भी आपको स्पेसिफाइड नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा? परसेंटेज रेसमाइजेशन होगा, हाँ या ना? यस मैम। कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है? स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो द फर्स्ट वन इज स्टेबल देन दिस। तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, रेसमाइजेशन इंक्रीजेस, इन्वर्जन डिक्रीजेस। तो इन्वर्जन किस में ज्यादा होगा? सेकंड में ज्यादा होगा फर्स्ट से, हाँ या ना? मैम इसको ऐसे भी कह सकते थे ना कि सेकंड वाले में पॉजिटिव, उस पे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड वाले में कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, मैम सेकंड वाला जो है हमारा उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा CH2 उस पे। हाँ हाँ हाँ, इंटेंसिफाई हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है। हाँ ओके, चले आगे। अगर परसेंटेज रेसमाइजेशन 30% है तो परसेंट इन्वर्जन 70% होगा ना? परसेंटेज रेसमाइजेशन 30% है, 30% रेसमाइजेशन परसेंटेज इन्वर्जन, हाँ
एक मिनट, परसेंटेज इन्वर्जन कितना है? इन्वर्जन या नहीं, रेसमाइजेशन 30? रेसमाइजेशन 30 है रेसमाइजेशन 30 हो रहा है, अच्छा हाँ, तो इन्वर्जन कितना होगा? तो इन्वर्जन 70 होगा। 70 होगा, हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट चले। यस मैम। तो परसेंटेज इन्वर्जन का अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें कि मैंने यूज किया है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इस चीज के लिए इस चीज को समझ पा रहे हो? जैसे मैंने सपोज तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो इन्वर्जन। ये क्वेश्चन 2 साल 3 साल पहले भी मेंस में आया है और शायद मेरे ख्याल से जनवरी में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो इन्वर्जन, ठीक है। ऑप्शंस है मेरे पास, क्या मार्क करोगे ऑप्शन? मैम डी। 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 अच्छा अगर मैं ऐसा कुछ कर देती तो तो भी डी पहले होगा। हम तब भी डी पे रही होगा। और यहाँ पे भी CD3 कर दिया तो मैम डी। डी डी डी। मैम डी। डी। क्यों? हम क्योंकि मैम डी तो वैसे 2 से जाएगा, उसमें 100% परसेंटेज में सबसे कम है ना इसलिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम लोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आंसर है डी। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया इन्वर्जन तब होगा जब कायरल सेंटर होगा, क्योंकि हमें तो तभी नजर आएगा ना, क्योंकि अगर कायरल सेंटर नहीं है तो इन्वर्जन हो भी रहा है तो हमें थोड़ी दिख रहा है, हमारे लिए तो कंपाउंड आइडेंटिकल रहेगा, इजंट इट? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं फॉर लुकिंग एट कायरल सेंटर, जहां वो देखते हैं कि कायरलिटी डेवलप हो सकती है, उसको आंसर मार्क करते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। हमें ऐसे नहीं देखना भाई, हमें दिखे इन्वर्जन या ना दिखे, हमें कुछ दिखे ना दिखे इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म में क्या हो रहा है दैट्स इंपॉर्टेंट। इन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि आपका डी एल में बनेगा या एल डी में बनेगा। इन्वर्जन का मतलब होता है ओरिएंटेशन इन द ग्रुप इज चेंजिंग, राइट। इन्वर्जन हैज नथिंग टू डू विद कायरलिटी। सो व्हेनेवर वी आर आस्किंग यू कि इसमें इन्वर्जन होगा, किसमें इन्वर्जन होगा, वी आर आस्किंग यू किसमें SN2 होगा, ना कि वी आर आस्किंग यू कि किसमें कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, हाँ या ना? हम मतलब ऑप्टिकली वरना कैसे देखते हैं हम इसको? हमें भाई अब ऑप्टिकल एक्टिविटी है कंपाउंड के अंदर, नहीं है वो तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कायरल सेंटर है नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इन्वर्जन हमेशा होगा। मतलब इन्वर्जन सिर्फ प्योरली SN2 के बेसिस पे, इवन फॉर ऑप्टिकल कंपाउंड्स। इवन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव, इवन फॉर नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, इन्वर्जन विल बी देयर। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा होना, ग्रुप्स इन्वर्ट हो जाना। ग्रुप तो इन्वर्ट होंगे, वो तो चाहे एक्टिव हो कंपाउंड तो हमें दिख जाएगा, एक्टिव नहीं होगा तो हमें एक्सपेरिमेंट में नहीं दिखेगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन्वर्जन नहीं हुआ। इन्वर्जन तो हुआ है, ग्रुप तो चेंज हुआ है, बैक साइड अटैक हुआ तो ग्रुप तो फ्लिप हुआ है, मॉलिक्यूल तो फ्लिप हुआ है, हाँ या ना? हम एक कोई एग्जांपल ले दो क्या आप ऑप्टिकली, जैसे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड एग्जांपल। अरे रुक जा, तू कंफ्यूज है, मैं तेरे को 2 मिनट में समझाती हूँ। युवराज कुछ कहना चाह रहा है तू? वो मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें परसेंटेज रेसमाइजेशन, इसमें मैक्सिमम 100% होगा। रेसमाइजेशन नहीं, ये डिपेंड करता है, मतलब तू किससे कंपेयर कर रहा है। मैं ऐसे 100% नहीं बोल सकती, क्यों? क्योंकि इसमें लीविंग ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या है। अगर तू दोनों इनको कंडीशन मैच हो आपस जाए, में कंपेयर करे, लेट्स से तू ABCD इनको आपस में कंपेयर कर रहा है और तू सॉल्वेंट भी मोस्ट पोलर ले रहा है वाटर, तो मैं बोलूंगी इन सब में से मैक्सिमम रेसमाइजेशन इसके अंदर होगा। 100% बोलना गलत बात है, 100% तो नहीं बोल सकते ऐसे।
100% के लिए पूरा स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन तो चलो बहुत अच्छा है, लिविंग ग्रुप भी बेस्ट से बेस्ट लगे और सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी फिर 100% हो, तभी 100% रेसमाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। बात क्लियर हुई? 99.9% हाँ। रेसमाइजेशन होगी। ठीक है। ठीक। हाँ, अब मैं वापस आ रही हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये क्योंकि इस साल मेंस में मेरे ख्याल से जनवरी में पूछा था SNI के ऊपर, वो NGP के ऊपर क्वेश्चन था कि इनमें से किस पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैंने थोड़ा सा पास्ट ईयर में पूछ लिया कि इनमें से किस में इन्वर्जन होगी। तो मैं क्या बता रही हूँ उसको वापस से समझो। मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपके पास ये कंपाउंड है, मैं SN2 की बात कर रही हूँ, H है, ये D है, ये T है, ये कायरल सेंटर है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक करा। क्या तुझे दिख रहा है ये वाला ग्रुप ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये कायरल सेंटर है, हाँ या ना? तो ये लेट्स से मैंने एज्यूम करा कि ये R है, ये डैश पे लिख देती हूँ, मैंने एज्यूम करा, भी मैंने RS निकाला नहीं है, मैंने मान लिया R है। तो जब न्यूक्लियोफाइल या OH या कोई भी इस पे अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगी, S यहाँ जाएगा, D यहाँ, T यहाँ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ और Br माइनस निकल गया। ठीक है, ये इन्वर्जन मुझे कैसे दिखा, R का यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्यों यहाँ R का S हुआ है? क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हाँ या ना? ठीक है, बट इन्वर्जन का मतलब ये नहीं है R का S होना, इन्वर्जन का मतलब ये है कि ये ग्रुप्स यहाँ थे वो यहाँ आ गए, ये है इन्वर्जन का मतलब। क्लियर? ठीक है, अब सोचो अगर मैं यहाँ पे HEH ले लेती हर जगह, समझ गया मैम। समझ गया? अब मैंने ऐसा नहीं है कि इन्वर्जन नहीं हुआ, हुआ है, इन्वर्जन तो हुआ है, बट मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि ना मैं ये ऑप्टिकली एक्टिव ना प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव, आई कैन नॉट सी इट थ्रू ऑप्टिकल एक्टिविटी, बट दैट डज नॉट मीन कि इन्वर्जन नहीं हुआ, इन्वर्जन हुआ है। तो इन्वर्जन हैज नथिंग टू डू विथ कायरलिटी। कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि इसमें इन्वर्जन होगा या नहीं होगा, आपको चेक करना है कि मैकेनिज्म SN2 किसमें सबसे अच्छा हो रहा है, जिसमें SN2 सबसे अच्छा हो रहा है वही इन्वर्जन देगा। ठीक है, इसमें SN1 मत घुसाना क्योंकि SN1 में इन्वर्जन इज अ लिटिल चांस, मैक्सिमम क्या होना चाहिए SN1 अगर आप प्योर करा रहे हैं 100% कराएंगे रेसमाइजेशन। ठीक है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा SN1 नहीं हुआ है तो इन्वर्जन हो गया, बट कभी डायरेक्ट इन्वर्जन का सवाल है, मतलब स्ट्रिक्ट आपको बताना है वो जो SN2 से जाए। क्लियर? ये बहुत छोटी सी चीजें होती है, लेकिन जब एग्जामिनर हमसे पूछता है ना इन सवालों में हम घूम जाते हैं क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी होती हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमें कहाँ पे क्या देखना है। ठीक है, आपने SN1, SN2, SNGP, SNI, ऑप्टिकल एक्टिविटी, फलाना ढिंकाना बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन की मांग क्या है, इस तरीके का जब सवाल आता है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन इन्वर्जन का आए कि इसमें से कौन इन्वर्जन शो करेगा, जस्ट लुक कि कौन सबसे तेजी से SN2 देगा। क्लियर? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल कायरल सेंटर, बकवास बकवास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें आगे। मैम अगर हमें सिर्फ SN1 वाले कंपाउंड्स दे रखे हो तब तो हम माइनस वगैरह वो सब कंपेयर करेंगे ना, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। हाँ, तब इसमें बोला विच ऑफ द, पर वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो इन्वर्जन, क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम इन्वर्जन। मैक्सिमम और मिनिमम वो पूछेगा क्योंकि इन्वर्जन कभी भी 100% नहीं हो सकती SN1 में। मैम हाँ जी, जैसे हमने एक लिया CTTBR और एक लिया हमने CH3BR, तो CH3BR और CHDTBR मतलब जो आइसोटोप्स लिए उसके CD3BR मैम CHDT ओके BR, तो CHDTBR में ज्यादा इन्वर्जन होगा एज कंपेयर टू CH3BR ना? दोनों में इन्वर्जन होगा, ज्यादा कम कुछ नहीं है, इसमें दिखेगा नहीं इसमें दिखेगा, बस इतना फर्क है। CH3BR में नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं इसमें इन्वर्जन क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है, इसमें दिख जाएगा, पर इन्वर्जन दोनों में सेम एक्सटेंट से हुआ है, 100 दोनों में 100% इन्वर्जन है, सेम एक्सटेंट से इन्वर्जन हुआ है, ज्यादा कम किसी में नहीं है, बस इसमें तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू दिख जाएगा, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू नहीं दिखेगा।
ठीक है मैम, ठीक है, समझ गया। चलूं आगे। मैम अगर हम इस क्वेश्चन में ऑर्डर देखते हैं इन्वर्जन का, तो क्या ऑर्डर बनेगा? वही SN1 SN2 देखेंगे ना आप, तो SN2 में ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, ये दोनों कभी SN2 नहीं देंगे। A and C will never give SN2। मैम तो ए और सी में से अगर हमें इन्वर्जन तब भी चेक करना हो तो अरे क्यों कौन सा चेक ज्यादा करना होगा? होगा, पागल है क्या? एग्जामिनर ऐसे सवाल देगा, क्यों चेक करना होगा? उसमें होगा ही नहीं जब इन्वर्जन, तो उसमें SN1 के थ्रू देखना होगा। क्वेश्चन ये नहीं होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाएगी, तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या? कोई एग्जामिनर जब सवाल बनाता है कुछ तो सोच कर बनाएगा ना, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी लैंग्वेज लिख देगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज को पकड़ो। अगर ये लैंग्वेज है इसका मतलब SN2 देखना है, दैट्स इट। इसमें ऑर्डर नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ SN2 मैक्सिमम किस में हो रहा है वो देखना है। ऑर्डर देखना है या कुछ देखना है तो लैंग्वेज डिफरेंट होगी क्वेश्चन की। SN1 को SN2 के साथ वो नहीं जोड़ेगा, SN1 के थ्रू दिखाना चाहेगा तो सारे सबस्ट्रेट ऐसे आएंगे जो SN1 के थ्रू देखेंगे। बात समझ रहे हो? ओके मैम। ठीक है, वो एग्जामिनर भी पागल नहीं बैठा, वो सेट करेगा पेपर तो तमीज से सेट करेगा, ज्यादा दिमाग मत लगाएगा, जितनी जरूरत है उतनी ही लगाओ, ठीक है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैम, इन्वर्जन से रिलेटेड नहीं है। हाँ बोलो बोलो। चलो मैम, जैसे ए और सी ऑप्शन है, तो अगर हमें बताना है कि SN1 दोनों में से अच्छा कौन सा है, SN1 हम बता दोनों में सकते हैं से क्या? अच्छा कौन सा है? ए और सी में, क्योंकि सी में तो क्योंकि हम मिथाइल हाँ शिफ्ट करेंगे, हाँ हाँ। और ए में तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम बेटर हमेशा इसमें वो होता है जो बिना शिफ्टिंग के अच्छा कार्बोकेटाइन बना दे, मतलब ए। ए वाला, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है मैम। चलूं आगे। मैम संडे वाले टेस्ट में भी SN आएगा? तू बैठी हुई है संडे वाले टेस्ट में, ठीक है। यहाँ दुनिया इन्वर्जन रेशमाइजेशन में घूमी हुई है। नहीं मैम, ये भी कर लूंगी मतलब, लेकिन मैम पहले वो करना पड़ेगा ना मैम। नहीं आएगा। तो उसमें खाली एलिमिनेशन और कौन सा एक बार बता दो। एलिमिनेशन मतलब SNAR से पहले पहले जितना पढ़ाया है वो सब, मतलब मैंने जो अच्छा दाउस ठीक है प्रोसेस मैम। पढ़ाया ना उससे पहले जितना भी पढ़ाया वो सब आएगा, हाँ मैम ठीक है। ठीक है। यहाँ भी मतलब दुनिया चल रही है इन्वर्जन रेशमाइजेशन में, तू बैठ गया वहाँ नहीं नहीं ये मैम, आएगा, मंडे वो तक आएगा। मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगी मैम। और ले ले 2-4 ब्रेक, सो जा क्लास में। मैम हाँ मतलब ठीक है, सच्ची है मैम, क्या बोलूँ अब। चलो समझ आ नहीं गई पहुँच बात, जाऊंगी आगे मैम चले। मंडे तक। मैम यस मैम। एक बार वो वाली स्लाइड दिखा दो प्लीज, ये वाली जिसमें नहीं, हाँ ये वाली, ये वाली है, ये वाली। यही वाली। डन। डन। चलिए, तो आपको SN1 और SN2 में ये सारी चीजें समझ आ गई, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SNI मैकेनिज्म। SNI मैकेनिज्म का एक सिंपल सा रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, दैट इज डार्जन प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इसमें हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल प्लस SOCl2, हमें मिलता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन हाईली फेवरेबल रिएक्शन है क्योंकि इसके दोनों ही प्रोडक्ट्स कौन से हैं बेटा? गैशियस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन इज फोर्स्ड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस डार्जन प्रोसेस गोज विद SNI। SNI का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, इंटरनल। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, इंटरनल। ध्यान देना जरा मेरी बात पे। क्या आप लोग जानते हैं अल्कोहल में ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप एक पुअर लीविंग ग्रुप है। मैं इस पे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करा सकती बिकॉज OH इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। तो हमें यहाँ पे कोई अच्छे लीविंग ग्रुप में इसे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने यूज करा है SOCl2, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्कोहल के जो O है उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करेंगे, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, ROH पॉजिटिव
SO नेगेटिव Cl नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, Cl माइनस यहां से डिपार्ट करेगा, प्लस Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस निकला है ये इस H प्लस को भी यहां से ले जाएगा और हमें मिलेगा ROS डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl। हाँ या ना, ये बात समझ आई सबको? क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू द OH which was a poor leaving group is now converted into a better leaving group. बट लीविंग ग्रुप तो अच्छा हो गया, बट डू आई हैव एनी न्यूक्लियोफाइल इन द सिस्टम? कोई न्यूक्लियोफाइल है क्या यहाँ पे? नहीं। एक बेचारा Cl माइनस था, उसने भी H लेके क्या बना दिया, HCl। बाकी और कोई न्यूक्लियोफाइल मैंने सिस्टम में डाला नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है और लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे एक इंटरनल रिएक्शन हो जाएगी। ये जो Ca है वो अपने इलेक्ट्रॉन से R पे अटैक करेगा इंटरनली, ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, हमें मिलेगा RCl प्लस SO2 गैस जो है वो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ Cl ने इंटरनली अटैक किया है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, SNI मैकेनिज्म। बात समझ आई सबको? हाँ या ना? यस मैम। मैम हाँ जी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्ट्रिक्टली वही होता है ना जो कार्बन पे होता है? हाँ, ओके। मतलब किसी और एटम पे भी हो सकता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम पे, चाहे कार्बन हो चाहे कोई भी हो। तो मैम जब ROH ने SOCl2 में ये अटैक भी किया तो न्यूक्लियोफिलिक वो अटैक है। ओके। चले आगे। मैम मैम ये हुआ क्यों पर अटैक? हुआ इसलिए बेटा, एक तो लिविंग ग्रुप अच्छा है और इसका बाय प्रोडक्ट गैस है, इसलिए हुआ। अगर ये बाय Okay, प्रोडक्ट ma'am. गैस नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता आगे, ये यहीं पे रुक जाता, आगे बता ही नहीं रिएक्शन। हाँ, और कोई? मैम हाँ, इसमें एक्सटर्नल रीजन डाल के वो कर सकते हैं वो उससे। हाँ SN2 से। ओ, नहीं वो रेडिकल बना के। हाँ, रेडिकल इसमें नहीं बनेगा, वो SO2Cl2 डालोगे तो बनता है रेडिकल। इसमें डाल SO2Cl2 दिया अगर इसमें डाल दिया। इसमें डाल के नहीं ला सकते कुछ रेडिकल? हाँ, इसमें अगर तुमने रेडिकल स्पीशीज डाल दी तो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, बट उसमें पहले Cl को निकालना पड़ेगा, Cl नहीं निकल पाएगा ना ऐसे, इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए तू नहीं समझा मेरा, समझ गया? हाँ समझ गया समझ गया ना, क्योंकि Cl नहीं निकलेगा, फिर Cl को तो निकालना है, वो तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज से ही हाँ। निकलेगा। हम्म। चले आगे। नोट कर लिया सबने? यस एक और मैम। चीज पूछनी थी, हम्म। ये जो POCl3 होता है ना, इसका भी ऐसे ही होता है इसके साथ? POCl3 नहीं होता, H वो होता है PCl5 होता है जिससे POCl3 बनता है। हाँ, उसमें भी SNI होता है। यही होता है ना? ठीक। नोट कर लिया? चलूं आगे? हर्ष सुन रहा है? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। चलिए, हर्षल हो गया नोट? चलो। मैम एक मिनट। हाँ हाँ, श्रुति है क्लास में? नहीं है?
मैम डन। डन। चलो अच्छा, what will happen if we have the same case but we add some external agent like pyridine. Pyridine is external agent which is basic, है ना, pyridine is a base. बनेगा वही प्रोडक्ट, we will be getting RCl SO2 gas plus HCl gas, बट रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो वही चीज़ होगी, आपने अल्कोहल लिया प्लस ये अटैक हुआ SOCl2 पे, बॉन्ड ऊपर गया, हमें मिला R, O पर आया H प्लस O माइनस ClCl, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ये यहाँ से निकलेगा, और ये Cl माइनस जो निकला वही क्या करेगा, H प्लस को भी ले जाएगा, तो हमें मिलेगा RO S डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। यहाँ तक तो सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन अब पिरिडीन डालने से फ़ायदा क्या होगा? पिरिडीन डालने से फ़ायदा ये होगा कि जो HCl बना है ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? पिरिडीन के साथ, क्योंकि HCl गैस है और पिरिडीन क्या है? बेस। तो पिरिडीन H प्लस ले लेगा उससे, पिरिडीनियम आयन बनाएगा और Cl माइनस जनरेट कर देगा। अब यही Cl माइनस आयन एज अ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा? काम करेगा, हाँ या ना? और अगर ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तो इंटरनल अटैक कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Cl माइनस एक्सटर्नली बैक साइड अटैक करेगा, बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, RCl प्लस SO2 प्लस Cl माइनस। अब ये Cl माइनस वापस से पिरिडीन से H प्लस ले लेगा और पिरिडीन रीजनरेट हो जाएगा। मतलब पिरिडीन रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है और रिएक्शन के मैकेनिज्म को ही बदल देता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म अब SN2 की तरीके से जाता है, तो पिरिडीन की वजह से रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 हो जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहेगा बेटा? SNI। कितने बच्चों को बात समझ आ गई है? यस मैम। मैम जो हमारा लीविंग ग्रुप है यहाँ पे वो SO2Cl है या सिर्फ SO2 होगा दोनों केसेस में? SO2 होगा। ओके मैम। आगे चले। यस मैम। मैम इसमें सिर्फ हम पिरिडीन ले सकते हैं, कुछ भी ले, कोई और भी ले पिरिडीन सकते कोई बेस, कोई भी हैं? ऐसा कोई भी बेस बेस जो ना? H, हाँ H से वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सके और खुद इतना न्यूक्लियोफिलिक ना हो, क्योंकि अगर वो खुद ही न्यूक्लियोफिलिक होगा तो वही अटैक कर देगा ना। भाई तुमने NH2 ले लिया लेट्स से, ठीक है, तो RNH2 अगर ले लोगे तो वो R पे खुद ही अटैक कर देगा ना, ये Cl से वो सब प्रोटॉन क्यों निकालेगा? वो तो पहले खुद ही न्यूक्लियोफिलिक, मतलब आपको मोर ऑफ बेसिक लेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक यूज करना है। ओके मैम। NaNH2 हाईली बेसिक होता है। हाँ NaNH2 NH2 माइनस यूज कर सकते हो। चलें आगे। यस मैम। नोटेड। यस मैम। चलो ज़रा प्रोसीड। अच्छा अब तुम्हें अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि SNI में क्या होता है। SNI में कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब अगर आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है, लेट्स से CH3H और D, आपने से रिएक्ट कराया SO2Cl2 एंड आप पिरिडीन नहीं डाल रहे हो, अब रिएक्शन का मैकेनिज्म SNI चाहते हो, तो क्या होगा? CH3H और D। अच्छा आप लोगों को पता चल गया कि JEE मेंस इज बीन पोस्टपोन टू फेब एंड? अभी कंफर्म नहीं है पर रूमर्स यही हो रहे हैं मैम। हाँ मतलब Official अब नहीं है। हो ही जाएगा शायद। विनीत जोशी का इंटरव्यू आया तो था पर उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ। क्लियर तो यार वो बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि कुछ हिसाब है नहीं। मतलब आप मान लो, देखो 2 अटेम्प्ट तो होंगे, इसका मतलब इंडिकेटिंग ये फैक्ट है कि 2 अटेम्प्ट तो होंगे। अगर उसने फेब एंड तक पोस्टपोन कर रहा है तो फिर नेक्स्ट वाला जो है वो लेट लेगा,
मे बी मे एंड या किसी उसमें, बट 2 अटेम्प्ट अगर हो जाएंगे, अगर फेब में उसने पेपर ले लिया तो। अब मुझे नहीं लगता कि पता अगले साल तक ये सब ऐसे चोंचले चलेंगे, चीज़ें तो नॉर्मलाइज करनी पड़ेंगी ना, पूरा साल निकल गया, अब अगले साल तक तो नॉर्मलाइज करोगे ही। कब तक चलती रहेगी, नहीं तो अब तो मैम वैक्सीन भी आ दिसंबर, गई है। हाँ दिसंबर में होगा, क्या दिसंबर में होगा? लाइसेंस पक्का हो रहा है उनका। एक जर्मन वैक्सीन है और एक यूएस की वैक्सीन। नहीं तो रशिया की ने जो वैक्सीन बनाई है वो तो इंडिया में आ गई, उसके तो वो आ गए थे, फोटोज आ गई थी। तो वो तो बहुत ही वैसी सी मैम लग रहा उसकी है जितनी publicity। रिकवरी रेट है उससे ज्यादा तो हमारा नेचुरल है मैम। हाँ वो हाँ बहुत ये बात तो सही है वैसे। publicity वाली है। हाँ इंडियंस वैसे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, सब ठीक ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे पहले से रिकवरी ही ज्यादा गंदे अच्छी रहते है हैं ना वहाँ मैम। पे। हाँ हैं? वहाँ पे तो मैम मर रहे हैं बस ऐसे ही हाँ तो उनकी मैदा तो खाएंगे कुछ पूरे दिन, immunity। मैदा और सैलेड और ब्राउनी और डोनट्स खाएंगे तो यही होगा ना। मैम जबकि यहाँ पे ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं, वहां से ज्यादा ऑब्वियसली। केयरलेस है। तो यहाँ पे तुम लोगों को देखते नहीं, और खाते क्या, हल्का सा खांसी जुकाम हो पेल पेल के काढ़े पियेंगे, दालचीनी खाएंगे, मोटी इलायची खाएंगे, तो अपने आप ठीक नहीं हो जाएंगे? मैम मैम हम काढ़े से तो ऑलरेडी इतने गंदे रहते हैं मैम, किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये जर्म्स की बात तो सच आदत है। होती है मैम। हाँ हम लोगों को तो आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की। यार खांसी जुकाम से कौन डरता है? अरे उस दिन पता है क्या इतना फनी चीज़ हुई। मैं बैठी थी दिवाली, बस गई थी वहाँ पे मथुरा। वहाँ ना पता नहीं, यूपी में तो अलग ही कहानी है, वहाँ उन लोगों को लग रहा है, पता नहीं सारे यूपीएंस को ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे लगता है, मैंने तो यूपी में एक बंदे को मास्क नहीं पहने हुए देखा, दिल्ली में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बट वहाँ तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ तो कोई मास्क ही नहीं पहनता। कोई मास्क पहन ले तो उसे अजीब से और देखता है कि इसने मास्क पहन रखा है। उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी की ये स्ट्रैटेजी है वो करने की। तो हुआ क्या मैं दिवाली शॉपिंग की बात हो रही थी और वहाँ इतनी भीड़ थी ना, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैं अपनी बेटी को लेके तो कार से बाहर नहीं निकलूंगी, मेरे हस्बैंड और बाकी लोग शॉपिंग के लिए जाते थे, तो मैं छोटी को लेके गाड़ी में बैठी थी, थोड़ा सा शीशा खोला था, गाड़ी में कौन मास्क लगाएगा, मैंने नहीं लगा रखा, तो मैं मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ कि यार यहाँ तो कोई मास्क ही नहीं लगाता ये वो, और 2 औरतें बाहर खड़ी थी, 2 अभी क्या 3-4 खड़ी थी मेरे गाड़ी के जस्ट पास, बिना मास्क लगाए एक दूसरे से बातें कर रही है, मस्त घूम रही है, और उन्होंने सुन लिया मेरी बात कि ये, उनको लगा मैं उनको बोल रही हूँ, एंड दे लाइक हाँ खुद तो मास्क लगा नहीं रखा। मुझे बोल रही मेरे मुंह पे बोल के चली गई। अब उनको कौन समझाए, अबे बेवकूफ हो, बाहर मैं नहीं हूँ, बाहर तुम हो, तुम्हें लगाना चाहिए, मैं लगा के क्या कर लूं? मैम उन्होंने लगाया फिर? नहीं चली गई वो तो वहां से, कहती हाँ हम बात नहीं करेंगे। ये वाला कॉन्फिडेंस मैम खाली यूपी वालों मैम में ही होता है। अरे भाई मैम कोई बड़ी मास्क बात नहीं लगाता है वहाँ मैम, पे। यूपी में, यूपी बिहार में मैम दोनों में कोई बड़ी बात नहीं है ये। यूपी बिहार के लोगों को ना फिर पता है ऑनलाइन आके यूट्यूब पे कहते हैं कि ये कोरोना को भगाने की हमारे पास तरीके हैं, हमारे पास नुस्खे हैं, ये वही लोग होते हैं। जो आंटी होती है ना टिपिकल आंटियां कि ये डाल लीजिए, इसका काढ़ा बनाइए और पी हाँ जाइए, हाँ हाँ कोरोना हाँ छुएगा नहीं आपको। हाँ हाँ पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं ना, काढ़ा पी लो वो पी लो ये हाँ। भगवान ही जाने। साइंटिस्ट बर्बाद है मैम, साइंटिस्ट बर्बाद है, ये हाँ लोग ये पता नहीं। लोग ये घरेलू नुस्खे मोर बेटर। वही केमिस्ट्री तो दिखाने के लिए होती है सिर्फ, और यार फॉर्मेलिटी। अरे मतलब दिमाग इतना सही है उनके अंदर, मुझे कह रही है अबे बेवकूफ, मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, मेरे को क्या होना है, खुद बाहर बैठी हूँ, और इतना क्राउडेड एरिया वहाँ पे, इतना क्राउड, और दिवाली में पता है हम तो छोड़ो, कोई शॉपकीपर मास्क लगा के रेडी नहीं है, इतनी मतलब इतने सारे लोग दुकान में भरे हुए, एक बंदा मास्क नहीं लगाता, मतलब या तो हो ना कि लगा रखा हो पर मुंह पे ना कर रखा हो, वो लगाते ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं उनके पास होता भी है मास्क जैसी कोई चीज़ वो, और इतने लोग हैं वहाँ पे ऐसे मरे जा रहे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं दिवाली की, जब पता नहीं आज आखिरी दिवाली मनानी है, इन्होंने मनानी नहीं है उसके बाद जीवन में दिवाली। मैम ऐसों की तो वैसे भी आखिरी हो सकती है ना मैम, उन्हें ज्यादा जोर से बनानी पड़ती है। यार बड़ी बहुत ही पागल लोग हैं वहाँ पे, मैम मतलब यूपी मेरा में दिमाग बहुत खराब सैवेज हो लोग हैं जाता है। मैम। मैम हैं? यूपी में बहुत सैवेज लोग हैं, बहुत ही बहुत अजीब है सैवेज यार, है ये लोग। मतलब उनसे कोई बात कर लेना कोविड की, कहते खांसी जुकाम से कौन डरता है, ये तो मोदी की स्ट्रैटेजी है, खाइए कुछ नहीं है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। मैं कहा यार अच्छा ही है, ऐसे काश ऐसा होता। यहाँ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों को खाने को पैसा नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, और तुमों की मजाक चल रहा है यहाँ पे। चलो ऐसे लोग सही होते हैं चिल आउट करने के लिए। चलिए मैम हाँ साइंस से पढ़ी ना इन्होंने, है कोई नहीं, हम तो पढ़ ही रहे हैं, इन्होंने तो साइंस हाँ पढ़ी नहीं। और ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है वैसे, मुझे लगता है पढ़ लेते तो।
चलिए अब मैं क्या बताई थी, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब सिंस आपको पता है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ये Cl देखो ध्यान से, इसको इंटरनल अटैक करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि Cl ऐसे घूम के पीछे से अटैक करेगा, Cl इसी साइड से अटैक कर देगा। और अगर Cl ने इसी साइड से अटैक किया तो देखो क्या होगा, Cl, तो जहां से ये OH निकला उसी जगह Cl आ गया, मतलब कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हाँ या ना। हाँ जी मैम। तो SNI में क्या होता है, कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? यस मैम। चले आगे, अब एक क्वेश्चन करते हैं। और मैम 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 और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का कुछ रोल नहीं होता नहीं एसएनआई में? नहीं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का रूल क्यों होगा, क्योंकि वो तो बैक साइड अटैक होता तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ता ना मुझे। ये तो लिविंग ग्रुप जहां से निकल रहा है वहीं पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, कोई कार्बोकैटायन नहीं, कुछ भी नहीं। ओके मैम। मैम इसमें तो हम्म, कितनी दूर होना चाहिए ये जो ग्रुप है जो अटैक कर रहा है वो हाँ, कितनी दूर होना चाहिए, इसकी कोई लिमिट है? ये भाई इतना ही दूर होना चाहिए जितना O और सल्फर के बीच में है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, जैसे टू एटम्स। दो एटम्स का गैप हो सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं। ओके चले आगे। यस मैम। अब देखो जरा ये क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें इन्वर्जन सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेट्स से मेरे पास है PH CH2 CH3OH, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है टेक्निकली, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू दे रखा है +33 लेट्स से डिग्रीज, और ये इसको मैंने रिएक्ट कराया टोसाइल क्लोराइड के साथ और ये बन गया PH CH2 CH CH3OTS। फिर मैंने इसे रिएक्ट करा दिया है C2H5O- K+ के साथ और मुझे मिल गया है PH CH2 CH CH3OC2H5, राइट। एक जगह मैंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ जाने में मैंने इसे पोटेशियम के साथ ट्रीट किया है, तो PH CH2 CH CH3O- हो गया। फिर मैंने इसे ट्रीट कर दिया ETOTS के साथ, तो PH CH2 CH CH3OET, ये बन गया। मैंने बोल दिया ये रिएक्शन का पाथवे 1 है, ये 2 है, ये रिएक्शन का पाथ 3 है, मतलब स्टेप 3 है, और ये 4 है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस है बोथ द ethers formed by two roots have opposite optical rotation, one of the ether is obtained as racemic mixture, step 2 and 3 are both SN2 and both have inversion. And D statement है step 2 has inversion and 3 has retention. मैम मोर देन वन करेक्ट है? नहीं, सिंगल करेक्ट। ए आएगा इसका। और कोई?
मैम डी। और कोई? देखो करना क्या है, ये आपका, मैम बी होगा। चलो देखते हैं, ये +33 है, मुझे भी B लगा। ठीक है। आपने टोसाइल क्लोराइड डाल दिया, ये यहाँ पे कायरल सेंटर कौन सा है? ये है बेटा। टोसाइल Yes, क्लोराइड ma'am. डालने से कुछ नहीं होगा, बस OH किस में बदल जाएगा? OTS में बदल जाएगा, राइट। अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कायरल सेंटर भी ऐसा है, कायरल सेंटर का कोई बॉन्ड नहीं टूटा, कोई नया बॉन्ड नहीं बना, मतलब कोई भी नहीं होगा। सिंपल, अगर वो डेक्स्ट्रो है तो ये भी डेक्स्ट्रो रहना चाहिए, मतलब कोई इन्वर्जन नहीं, कुछ नहीं, बस H का हुआ है ना, कायरल सेंटर से तो कोई बॉन्ड टूटा नहीं, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन सेम रहेगी। फिर 4th स्ट्रेंथ में क्या हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक का जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको निकालेगा। नाउ दिस इज SN2, राइट, क्योंकि ये बेंजाइलिक है और न्यूक्लियोफिलिक बहुत अच्छा है। और आपको लग ही रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कोई कार्बोकेटाइन करके रीअरेंजमेंट टाइप तो कुछ कर ही नहीं है, मतलब रिएक्शन किससे जा रहा होगा? सिंपल SN2 से जा रहा होगा। तो अगर ये SN2 है, इसका मतलब अब ये प्लस का क्या हो गया होगा बेटा? माइनस हो गया होगा, हाँ है ना। अब यहाँ चलो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये प्लस है और अभी H का सिर्फ H निकला, एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, कायरल सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कायरल सेंटर एज इट इज मेंटेन है, तो ये प्लस ही रहेगा। और फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इथाइल पे अटैक करेगा और ये निकलेगा। भाई अगर ये काम हुआ है तो यहाँ पे इथाइल पे फर्क पड़ा है, इसके कायरल सेंटर, ये वाला कायरल सेंटर पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब ये भी अभी का भी क्या ही रहने वाला है? प्लस ही रहने वाला है। तो जो दोनों ईथर्स आपको दो रूट से मिल रहे हैं, ये दोनों ईथर्स ऑप्टिकल रोटेशन दोनों की क्या होगी? डिफरेंट होगी, हाँ या ना। मैम 4th वाला स्टेप एक बार फिर से समझा दो। ये वाला 4th स्टेप, इसमें क्या हुआ Yes, है, ma'am. इसने इस पे अटैक करा और OTS को रिप्लेस कर दिया है, बस यही काम हुआ है। ओके मैम। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो नाउ इज अटैक इज बीन टेकन ऑन, इज बीन डन ऑन अ कायरल सेंटर, राइट। कायरल सेंटर पे अटैक हुआ है, बॉन्ड टू अ कायरल सेंटर ब्रोक हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वर्जन आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन SN2 से जा रहा है, यस मैम। ठीक है। तो इसका मतलब प्लस का माइनस हो सकता है, तो प्लस का माइनस कर दिया हमने। देखो प्लस और माइनस वाली चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि हालांकि इन्वर्जन का कोई भी लेना देना डेक्स्ट्रो लीवो से नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में प्लस माइनस ऐसा लिखा रहता है, उनका मतलब ये होता है कि आपका डेक्स्ट्रो लीवो में बदल गया इन्वर्जन के लिए, उनका मतलब ये होता है। बट हालांकि वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो माइनस होगा अनलेस एंड अनटिल गो टू लैब एंड डू इट। बट अगर आप NCERT भी चेक करोगे या कुछ भी देखोगे तो वो भी प्लस का माइनस कर देते हैं इन्वर्जन में, लेकिन रियलिटी यही है कि ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे बात, हाँ या ना। बट जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब भी आप इन्वर्जन में क्या मानेंगे? प्लस का माइनस हो गया। और इन्वर्जन तब होगा ना जब बॉन्ड टू अ कायरल सेंटर ब्रेक होगा। तो ये कायरल सेंटर है, इसी का बॉन्ड टूटा है और इसी पे अटैक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्जन होगी। तो ये कायरल सेंटर जो कि प्लस था, अब ये कायरल सेंटर यहाँ पे क्या बन सकता है? माइनस बन सकता है, हाँ या ना। मैम हमने ये कैसे कंफर्म किया है कि SN2 रिएक्शन है? क्योंकि बेटा अगर ये वो होता, SN1 होता या कुछ भी होता, तो उस केस में कार्बोकेटाइन बनाते, स्टेबिलिटी होती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी और यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी आ सकती थी, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है इस कार्बन पे, ओके है ना। मैम। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब रिएक्शन SN2 से जा रहा है, ओके मैम। ठीक है। और दूसरा ये जो सबस्ट्रेट है ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, सेकेंडरी कैन गिव SN1 एंड SN2 बोथ, राइट। और जो आपने यूज किया है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये सॉल्वोलिसिस वाली चीज तो है नहीं, इट्स अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन शुड गो टू SN2, यस मैम। राइट। और इस केस में 1 और 2 में जो भी आप देख रहे हैं, अब आप ये चीज समझ रहे हो कि यहाँ पे भी ETOS के साथ भी SN2 हो रहा है,
क्या आप देख पा रहे हो ETOS के साथ SN2 हो रहा है? यस मैम। बट क्या आप ऑप्टिकल एक्टिविटी से देख पा रहे हो कि ये रिटेंशन है, प्लस का प्लस? यस मैम। बट ये होगा इन्वर्जन, पर हम इन्वर्जन चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा अल्काइल हैलाइड क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वो रिटेंशन किसकी वजह से हुआ? वो न्यूक्लियोफाइल में ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की वजह से रिटेंशन हुआ है। बट अल्काइल हैलाइड में इन्वर्जन ही हुआ है अभी भी, बस हमें पता नहीं चल रहा। हाँ या ना? क्लियर हुई? Yes, बात नहीं ma'am. हुई? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट है वन ऑफ द ईथर ऑब्टेन्ड एज रेसिपिक मिक्सचर, ये तो गलत है। 2 and 3 बोथ आर SN2, तो 2 कौन सा है? हाँ ये SN2 है, और 3 SN2 नहीं है। 3 तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें H को हटा दिया है, ऑटोसाइल ने रिप्लेस कर दिया है। एंड D में और दोनों में इन्वर्जन नहीं हुई है, और D में 2 हैज इन्वर्जन 3 हैज रिटेंशन, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मैम SN2 में कभी रेसिपिक मिक्सचर नहीं बनेगा ना? यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कभी नहीं बनेगा, बट हाँ जनरली नहीं बनता। रेसिपिक मिक्सचर बनने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। SN2 में नहीं बन सकता, अल्काइल हैलाइड से तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। अगर तुमने ऐसा कुछ करा दिया कि कायरल सेंटर न्यूक्लियोफाइल पे और न्यूक्लियोफाइल पे कुछ कार्बोकेटाइन बना के आगे रिएक्शन करा दिया तो रेसमाइजेशन हो सकता है, बट अल्काइल हैलाइड के मतलब वो तो रेफरेंस उस में केस कभी में आ जाएगा ना जब एक ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव एक और कायरोसेप्टर हो, जब डायस्टीरोमर्स बन जाएंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैंने क्या किया है, कार्बोकेटाइन अल्काइल हैलाइड पे तो जनरेट नहीं करवा रही, पर न्यूक्लियोफाइल ऐसा कुछ ले लिया है कि फर्दर रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल जो अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका है, न्यूक्लियोफाइल पे रेसमाइजेशन हो गई है फर्दर रिएक्शन करके, बट अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में कभी रेसमाइजेशन नहीं होगी। ओके मैम। चलें आगे, समझ आया सबको? चलिए, SNI का एक और एग्जाम्पल आप लोगों को करा रही हूं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5। अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? RCl देता है, POCl3 देता है और HCl देता है। देखिए क्या है हमारे पास, ये अल्कोहल है, आपने यूज करा PCl5, तो PCl5 ये है, अटैक किया, Cl- यहां से निकला, देखो क्या बना, ROH प्लस P, 4 Cl यहां लगे हुए हैं, राइट। जो Cl- निकला उस Cl- ने H को ले लिया, HCl निकल गया, 4 Cl। नाउ दिस विल अटैक इंटरनली हेयर, ये बॉन्ड इधर से इधर चला जाएगा, देखो क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 जो है वो निकल जाएगा। तो ये भी रिएक्शन जो है एग्जैक्टली इज एन एग्जांपल ऑफ SNI मैकेनिज्म। बात क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. चलो आगे। यस मैम। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, दिस इज SNGP। SNGP, this is substitution nucleophilic neighboring group participation। substitution nucleophilic neighboring group participation। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसको चेक करना ही सारा खेल है। अगर आपने ये पहचान लिया यहाँ एनजीपी हो रहा है, आप खेल खत्म, आप आगे कर लोगे। तो बस ये चेक करना कि एनजीपी है या नहीं है, सारा खेल यही है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होता है, यहाँ ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या है कि लेट्स से आपके पास एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट है,
इस पे अगर मैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगी तो न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl को निकालेगा, हाँ या ना? सिंपल SN2 रिएक्शन हो सकता है। लेकिन NGP में खास बात ये होती है कि लीविंग ग्रुप जो भी है उससे थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे या सिक्स्थ पोजीशन, फोर्थ नहीं होना चाहिए। थर्ड, फिफ्थ या सिक्स्थ, थर्ड, फिफ्थ या सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम द लीविंग ग्रुप। should be occupied by a lone pair, negative charge और a double bond। तो लिविंग ग्रुप से तीसरी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे या छठी पोजीशन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसपे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है या डबल बॉन्ड है, तो रिएक्शन जो है NGP से जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना इस रिएक्शन पे। कैन यू सी लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन से थर्ड पोजीशन पे, 1 2 थर्ड पोजीशन पे एक ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है O जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ है ना? यस मैम। अब ये क्या करेगा, इससे पहले कोई न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे अटैक करे, Cl को निकाले, ये इंटरनली कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को भगाना चाहेगा यहां से। और जैसे ये होगा उस टाइम पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा, O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये O एक CH2 है, इस CH2 पे O ने अटैक कर दिया एंड वी गॉट अ साइक्लिक इंटरमीडिएट लाइक दिस, हाँ या ना? यस मैम। हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, इसलिए ये तुरंत फटाफट न्यूक्लियोफाइल से क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहीं से भी अटैक कर सकता है, अभी तो आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल है, तो लेट्स से न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से क्या किया, अटैक करा, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH2 न्यूक्लियोफाइल, राइट, हाँ या ना? मैम ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एक्सटर्नल है ना? हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल है, बिल्कुल। ओके, बात समझ आई? यस मैम। अब जरा देखो, मैं थोड़ा सा इसको चेंज से कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, CH3 CH2 सल्फर, यहाँ मैंने ले लिया है CH2 CH2 Cl और मैंने इसको कार्बन 14 कर दिया लेट्स से, तो यहाँ पे NGP होगा, इसने इस पे अटैक करा, Cl यहाँ से निकल गया, इस पे पॉजिटिव S इस CH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 14 वाले से जुड़ा हुआ है और इस S भी अब ये 14 वाले से जुड़ गया, ये बन जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बाहर से जो आ रहा है, लेट्स से OH माइनस या कुछ भी, बट नाउ कैन यू सी कि ये स्ट्रक्चर अब सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये कार्बन आइसोटोपिक नहीं है और ये कार्बन आइसोटोपिक है, तो OH माइनस तो दोनों में से कहीं भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है और ऊपर भी कर सकता है, तो अगर वो यहाँ पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2S, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करा, ये यहाँ से खुला, क्या मिलेगा आगे, CH2 CH2 14OH, हाँ या ना? और वहीं पे अगर रेड मार्कर से दिखा रही हूँ, इसने यहाँ पे अटैक करा तो ये बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, देन वी विल बी गेटिंग CH3 CH2S CH2 14 CH2OH, isn't it? हाँ या ना? तो इस केस में हमें दोनों प्रोडक्ट्स मिलने की संभावना है। क्लियर? यस मैम। यस चलें मैम। आगे? मैम इस केस में कोई मेजर माइनर होगा? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बनेंगे ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में। मेजर माइनर तब होता है जब यहाँ इनमें से किसी एक पे स्टेरिक हिंड्रेंस या कुछ हो जाता, अभी किसी पे कुछ भी नहीं है। ओके मैम। चले आगे। अब इस मैकेनिज्म को फॉलो करने का पर्पस क्या रहा कंपाउंड के लिए? यहाँ से अभी बताती हूँ, NGP करवाने से मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन सब्सटैंशियल अमाउंट में बढ़ जाता है, तो NGP से रिएक्शन इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि NGP का रेट बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, क्यों रेट एनजीबी का ज़्यादा है? एनजीबी का रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो आप इंटरमीडिएट ये बना रहे हैं ना, ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये बहुत फास्ट तरीके से न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा रादर देन दिस सबस्ट्रेट। भाई सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल से कंपैरेटिवली स्लोअर रेट पे, क्योंकि उसको इतनी ज़रूरत नहीं है न्यूक्लियोफाइल की, लेकिन ये जो बन रहा है ना हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मैम डबल बॉन्ड्स भी करते हैं एनजीपी? हाँ अभी कराती हूँ कैसे करते हैं, नोट कर लिया, आगे चलो बस। यस मैम। तो why are we looking for NGP? Actually NGP reactions are faster, are always faster than normal substitution. एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे एक पहले तो नॉर्मल एग्जाम्पल करा रही हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि डबल बॉन्ड भी एनजीपी करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास है ये सबस्ट्रेट CH2Cl, इस पे मैंने 14 लगा दिया। तो यहाँ जहाँ Cl लगा हुआ है यहाँ से 1, ये 2 और ये 3, थर्ड पोजीशन पे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, हाँ या ना? तो अब ये डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन का जो है इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और Cl यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये बना CH2, ये CH2 14 वाला और इसके साथ ये वाला जुड़ गया लाइक दिस। क्लियर? अब आपने एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, लेट्स से OAC माइनस। अब ये दोनों जगह अटैक कर सकता है, 14 पे भी और दूसरी जगह भी। लेट्स से उससे 14 पे अटैक करा तो ये बॉन्ड नीचे गिरेगा, एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी, को मिलेगा CH2 14 पे OAC, हाँ या ना? और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता था, वो अटैक दूसरे वाले पे करे तो आपको मिलेगा CH2 14 CH2 OAC, राइट? यस मैम। चले आगे। अब एक टिपिकल ऐसा एनजीपी करा रही हूँ जिसमें एंक्रेमिक असिस्टेंस है, SNGP विद एंक्रेमिक असिस्टेंस। ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल SN2 से कम 50 से 60 हजार टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, SN मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। ये कब होता है, जब NGP रिएक्शन जो हो रहा हो वो SN2 के साथ हो। मतलब आप लोग जानते हैं कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है ना? बैक स्टीरियोकेमिस्ट्री बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बजाय नेबरिंग ग्रुप का अगर बैक साइड अटैक हो तो उसे बोल देते हैं एनजीपी विद एंक्रेमिक असिस्टेंस। एक एग्जांपल की तरीके से समझाती हूँ। लेट्स से मेरे पास ये यहाँ पे अबव द प्लेन है Cl, यहाँ पे बिलो द प्लेन है SPH। लेट्स से तो कैन यू सी लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से दूसरा, और ये तीसरी पोजीशन जो है वो एक लोन पेयर ने ऑक्यूपाई करी है, हाँ या ना? हाँ जी मैम। अब ये लोन पेयर जो है ऑलरेडी इस लीविंग ग्रुप के कहां पर है, एंटी पोजीशन पर है, राइट? तो यहां पे ये बैक साइड अटैक ऑटोमेटिकली कराएगी और Cl को निकालेगी। ये वेट ही नहीं करेगी बिल्कुल भी कि न्यूक्लियोफाइल आए और बैक साइड अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल का इनफैक्ट बैक साइड अटैक थोड़ा सा अनस्टेबल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैक साइड में कौन प्रेजेंट है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इससे पहले कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करे, यही बैक साइड अटैक कर देगा नेबरिंग ग्रुप और Cl के डिपार्चर में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली वही वाला केस नहीं हो गया। आपको याद है मैंने मेट्रो वाला एक एग्जांपल दिया था आपको
कि अगर दोनों गेट खोल दे Yes, तो ma'am. एंट्री एग्जिट को क्या करती है, हेल्प करती है। यहाँ पे वही चीज हो रही है। तो ये इसका एंट्री जो है सीएल के एग्जिट को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इसी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 70,000 या 60,000 टाइम ज्यादा होता है, हायर देन नॉर्मल SN2। अब जैसे ये होगा तो क्या आप देख सकते हैं, बिलो द प्लेन ही SPH बन जाएगा, हाँ या ना। इस S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, फिर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो लेट्स से आपने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया OH माइनस। अब आप क्या देख पा रहे हो, क्योंकि ये बिलो द प्लेन बना है तो OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा बेटा, अबव द प्लेन, हाँ या ना। यस मैम। तो OH माइनस जब अबव द प्लेन अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से खुला, तो यहाँ ऊपर की तरफ कौन आ गया, OH, नीचे की तरफ कौन आ गया, SPH, है ना। बट क्या आप देख रहे हो, जहां से Cl निकला वहीं पे OH आ गया। SN2 में ही यहां कंप्लीट रिटेंशन हुआ है, हाँ या ना। यस मैम। ओह मैंने क्या लिख दिया, कंप्लीट SN2 लिख दिया, कंप्लीट रिटेंशन। बात समझ आई सबको, हाँ या ना। और वैसे यहाँ मतलब पे जनरली SN2 में रिटेंशन नहीं होता, पर नहीं, हाँ, इस केस में बहुत हाई हो रहा है। NGP के केस में हो जाता है। आइए हम देखो, याद आ रहा है मेरे पास अभी पेपर नहीं है, मैं ढूंढ के रखूंगी वो पेपर। जनवरी में ये सवाल आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेंशन विल टेक प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो इन्वर्जन, वैसे ही था विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो रिटेंशन। उसमें वो से कौन सी एक डेट को आया था? याद नहीं भाई, इतना नहीं याद, पर मुझे याद है कि आया था। और वो क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया था, और उस क्वेश्चन का आंसर था NGP वाला, क्योंकि रिटेंशन उसी में होगी जिसपे कहा होगा NGP। बाकी सारे सबस्ट्रेट ऐसे थे जो SN2 करा रहे थे या SN1 करा रहे थे, तो ना SN2 में NGP होने वाला नॉर्मली, ना SN1 में होने वाला। एक ऐसा था जिसमें वो लगा हुआ था, पीएच लगा हुआ था, फिनाइल रिंग। तो फिनाइल रिंग थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ या सिक्स पे अगर होगा तो NGP करा देगा, और NGP की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर रिटेंशन हो सकता है। मैं क्वेश्चन निकाल के रखूंगी, मैं दिखाऊंगी वो क्वेश्चन कल की क्लास में, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में। वैसे आपको ये चीज और समझनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, नॉट 1। क्यों? क्योंकि OH माइनस जरूरी नहीं है इधर अटैक करे, OH माइनस नीचे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अभी ये सेम जगह है ना, दोनों साइड सेम है, हाँ या ना। तो अगर OH माइनस ने नीचे की तरफ अटैक किया होता, ये बॉन्ड ऐसे खुलता, तो आई वुड हैव गॉट 1 मोर प्रोडक्ट, जिसमें OH यहाँ अबव द प्लेन होगा और SPH नीचे होगा, और ये दोनों के बनने की इक्वल चांसेस हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर्स हैं। तो दैट मीन्स वी कैन गेट रेसमिक मिक्सचर, हाँ या ना। कितने बच्चों को समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलें आगे। मैम एक बार वो बता दो, रेट क्यों फास्टर हो जाएगा? एक मिनट, रेट क्यों फास्टर हो जाएगा? रेट इसलिए फास्टर हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ है नेबरिंग ग्रुप, ये Cl के डिपार्चर में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये Cl को पीछे से अटैक कर रहा है ना। तो पीछे से जब अटैक करेगा तो ये क्या कर रहा है, रेट के लिविंग ग्रुप के डिपार्चर में हेल्प करता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और दूसरा कारण रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने का है, ये जो बना है ना यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट, ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है न्यूक्लियोफाइल की। तो ये बहुत तेज़ी से न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, ताकि ये अपने अनस्टेबल स्टेट से कंफर्टेबल स्टेट में आ सके। समझ आई बात? यस मैम। हाँ जी, और कोई कुछ कह रहा था? श्रिभा कुछ कह रही थी। मैम इससे पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, ये वाली। हम SNGP में हम फास्ट एंड स्लो स्टेप नहीं जज कर पाएंगे। फास्ट एंड फास्ट या स्लो स्टेप, मतलब RDS वाला। RDS स्टेप एज सच, तो जहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है वही RDS हुआ ना, ये वाला दिस इज द स्लो स्टेप, पहला जिसमें, ठीक है, जिसमें अटैक हो रहा है। अब हम SNGP विद एनामेरिक वाला, एंक्रमिक वाला ना, उसमें भी यही है। एनामेरिक वाला। हाँ उसमें भी यही है, ये वाला, दिस इज RDS।
तो मैम ये तो क्योंकि एसपीएच जो है वो न्यूक्लियोफाइल का वेट ही नहीं करेगा, खुद ही लाके अटैक कर देगा, तो ये फास्ट नहीं हुआ। नहीं फास्ट नहीं हुई, इनफैक्ट स्लो हुआ क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है, लेकिन ये स्लो स्टेप है इसलिए तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, क्योंकि इस स्लो स्टेप में ये स्टीरियोकेमिस्ट्रिकली फेवरेबल हो रहा है। अच्छा ठीक है, समझ आई बात? समझ गया मैम। मैम जो ये पहले वाले केसेस थे मैम, जो स्ट्रेट चेन्स वाले मैम, उसमें लीविंग ग्रुप और अटैक साथ में नहीं होता साइमल्टेनियसली? किस में स्ट्रेट चेन वाली मैम ये इसमें? जो मैम यहाँ, यस मैम, क्या मुझे यहाँ पे इस इसमें पे भी साथ में ही होता है, लेकिन यहाँ पे तुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन है ना, ओके मैम। तो ऑटोमेटिकली सीएल जहां पर भी होगा जो दूसरा वाला है वो पीछे से घूमकर ही अटैक करेगा। ओके मैम। चले आगे। यस मैम। चलो नोट कर लिया सबने? अच्छा अब एक ये वाला केस दिखाती तुम्हें, जिसमें ये यहाँ पे है Cl अबव द प्लेन और ये ग्रुप भी लगा हुआ है अबव द प्लेन। नाउ इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये एनक्रिमिक असिस्टेंस वाला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इस ओरिएंटेशन में नहीं है कि ये लीविंग ग्रुप के डिपार्चर में क्या कर सके, हेल्प कर सके। समझे? दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पे रिएक्शन SN2 NGP ना होके SN1 NGP की तरह जाएगा। Cl पहले डिपार्ट होगा, Cl के निकलने पे क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन क्योंकि प्लेनर होता है तो SPH क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ऊपर की तरफ एक इंटरमीडिएट का वो बन गया, स्टेट बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारा OH माइनस या वॉट एवर न्यूक्लियोफाइल यू हैव एडेड, ये अटैक करेगा, बट ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा ताकि ये बॉन्ड यहाँ से खुल सके। हाँ या ना, ये बात समझ आई है? SNGP मैम मतलब दोनों SN1 SN2 दोनों में टच किया जा सकते हैं। हाँ, ये हो गया आपका SNGP विद SN1। तो SNGP विद SN1 जो होता है उसमें एंक्रिमिक असिस्टेंस नहीं होता। SNGP विद SN2 जो होता है उसमें एंक्रिमिक असिस्टेंस होता है। यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा है, लेकिन इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ 10 गुना 20 गुना 30 गुना बस इतना ही बढ़ेगा। वहां पे जैसे 70,000 टाइम्स बढ़ गया था वैसा कुछ भी नहीं होगा। समझ आई बात? मैम एंक्रिमिक असिस्टेंट वही हुआ कि एक का आना और दूसरे का एग्जिट जाना, फैसिलिटेट। हाँ, मतलब लीविंग ग्रुप और नेबरिंग ग्रुप आर एंटी टू ईच अदर। ओके। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखती हूँ, ये एंक्रिमिक असिस्टेंस वाला है, इसमें मैंने लिखा जैसे रेट ऑफ रिएक्शन 70,000 है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लेट्स से 20 15 कुछ ऐसा होगा, लेट्स से 16 है। और अगर मैं एक नॉर्मल ले लूँ Cl जिसमें मुझे नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल लगाना है, OH लग जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। तो ये एक नॉर्मल SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन जैसा भी आप मान रहे हो, एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कोई एंक्रिमिक असिस्टेंस नहीं है, कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं है। नेबरिंग ग्रुप जब होगा और एंक्रिमिक असिस्टेंस ना हो तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और नेबरिंग ग्रुप विद एंक्रिमिक असिस्टेंस हो गया तो सोने पे सुहागा हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ गया। समझ आई बात? हाँ या ना? मैम हाँ जी। मैम थर्ड फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे होने से मैम फर्क पड़ेगा कुछ रेट वगैरह पे? नहीं। ओके मैम। चले आगे। तो यहाँ लिख लीजिए SNGP इज फास्टर देन नॉर्मल SN1 और SN2।
यहाँ पे भी एक चीज और लिख लेना बेटा, ये दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा आपका यहाँ पे, वो OH माइनस जब नीचे की तरफ अटैक करेगा तो, और SPH ऊपर, enantiomers। और एसएनडीपी मींस हमेशा एनांशियम वाला कंपाउंड मिलेगा हमें, या कुछ केसेस में मिल रहा है हमें? नहीं, कुछ केसेस में जहाँ पे दोनों साइड इक्वल पॉसिबिलिटी है अटैक की, जैसे यहाँ और यहाँ इक्वल पॉसिबिलिटी है ना, अगर यहाँ मैं कोई बल्कि ग्रुप लगा देती तो एक ही मिलता। समझ आई बात? मैम फोर्थ पोजीशन से पॉसिबल क्यों नहीं होता वो? क्योंकि फोर्थ वाला ट्रांजिशन स्टेट अच्छा नहीं होता, वो स्क्वायर बन जाता, वो बन जाता है ना, 4 मेंबर रिंग बन जाती है ना, वो आगे खुलना नहीं चाहती, वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, तो इसलिए फोर्थ से एनजीपी नहीं हो पाता। ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट वेरी गुड, और रेट ऑफ रिएक्शन में उतना इंक्रीमेंट नहीं दिखता जितना 3, 5 और 6 में दिखता है। और अगर 3, 5, 6 में देखें तो किसको प्रेफर करेंगे? वैसे तो 3 को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि 3 वाले में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही अनस्टेबल है, जल्दी रिएक्ट करेगी। 5 और 6 की ट्रांजिशन स्टेट कंपैरेटिवली स्टेबल है, ठीक है, बट फिर भी 5 और 6 पे भी होता है अगर कोई, क्योंकि ये रिएक्शंस आप देख रहे हो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस है। कैन यू सी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस है यहाँ पे ना? Yes, ma'am. 2 कॉम्पिटिटिव फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में। इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिंग स्टेबिलिटी, हाँ या ना? यस मैम। फिर तो और 6 होगा ना, सुन तो 6 ले, हाँ, 6 में रिंग 5। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो उस हिसाब से आपका 6 और 5 मैंने रखा, क्योंकि 6 और 5 से जो इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा उसकी रिंग अच्छी बनेगी, ठीक है। अब 3 हमने इसलिए रखा क्योंकि रिंग अनस्टेबल होगा, इसलिए जल्दी टूटेगा और फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा। और जो फोर्थ वाला, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रिंग भी स्टेबल नहीं है और उतनी आसानी से टूटेगा भी नहीं, तो इसलिए फोर्थ वाले से एनजीपी नहीं होता। समझ आई बात? मैम एक चीज और मैम, अगर हमने हमारा CL लगा है, अगर उससे हमने मेटा पोजीशन पे अगर हमने SPH लगा दिया तो मेटा हम उस, मतलब इसमें मेटा थोड़ी है, थर्ड मैम इससे मतलब तूने यहाँ लगा दिया। यस मैम, इस पोजीशन पे अगर हमने लगा दिया, तो मैम फोर्थ वो हो जाएगी किस ना साइड, ये? मैम उस साइड से अगर देखा जाए तो उस साइड से तो फिफ्थ आ रही है, तो कौन सा टैग होगा फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्लोजेस्ट वाला होता है, ऐसा थोड़ी होता है वहां से फिफ्थ आ रही। जो क्लोजेस्ट होना चाहिए ना, वो फिफ्थ या सिक्स्थ ही होना चाहिए उसका, ओके मैम। ठीक है, या थर्ड मैम होना चाहिए। वो मतलब अगर एटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो 3rd और 5th के ऊपर है, एक में OH होगा है, फिर दूसरे में NH2, हाँ, अच्छा तू डिपेंड वैसे कह करता रहा है है कि इसमें। थर्ड और फिफ्थ पे, मतलब एक ही पोजीशन लेते हैं, थर्ड ही पोजीशन है, एक जगह OH है, एक जगह NH2 है, ठीक है, तो NGP हाँ। दोनों ही कराएंगे, लेकिन फास्टेस्ट NH2 की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि NH2 इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। हाँ ठीक। चले आगे। चले, एक आधा क्वेश्चन करा दो तुम्हारे एनजीपी से रिलेटेड, तुम्हें समझ आ जाएगा। नोट कर लिया? मैम जो SPH जैसे अगर वहाँ पे PH की जगह कुछ और होता तो उस तो पर फर्क फर्क नहीं पड़ता पड़ता, रेट? नहीं। मैम और अगर वहाँ पे सिर्फ S की जगह N होता, N होता जैसे, तो मैम उस तो पे एक ही फिर लोन पे है, हाँ, तो भी और वो रेट में अगर तो फर्क पड़ता है। अगर एस के कंपैरिजन में देखोगे तो एन वाला वो एस वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है ना। मैम अगर मैम उसके, मैम अगर जैसे N होता हमारा और एक ग्रुप होता जिसमें मतलब PH की जगह पे एक में जिसमें रेजोनेंस हो एक में ना हो, तो मैम उससे फर्क पड़ेगा कि हाँ, लोन पेयर नहीं, एक में रेजोनेंस लोन स्टार्ट पे कर रहा है? रेजोनेंस में चला जाएगा ना, तो यहाँ पे अटैक उसकी कम हो जाएगी। ओके मैम। अब जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं हम, एनएच बनाइए प्रोडक्ट, ऑप्शंस दो।
चलिए बताइए। मैम ए। और कोई? सी। और कोई? हम्म मैम एनयूएच में कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यूज का कुछ है क्या इसमें? नहीं। NaOH क्या है? पहले बेस है। यस मैम। क्या आप देख पा रहे हो? ये वाला H बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। इट्स एक्टिव मिथिलीन, एक्टिव एसिडिक H। हाँ या ना? यस मैम। तो ये एसिडिक H अगर तो यहाँ से क्या होगा? CH माइनस बन जाएगा, COCH3। अब ये CH माइनस को करना है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे। क्यों इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है? क्योंकि अब देखो लीविंग ग्रुप जहाँ पे लगा हुआ है वहां से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे ये वाला ग्रुप है। हाँ या ना? तो NGP हो सकता है। यस मैम। तो इसने करा इस पे अटैक, Br को यहाँ से निकाल दिया, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, और अगर SN2 होगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्जन दिखा दो, बन जाएगा प्रोडक्ट। मैम एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि जब हम पोजीशन निकालते हैं तो न्यूक्लियोफाइल विद रिस्पेक्ट टू जो लिविंग ग्रुप है तो हम कार्बन वाले काउंट करते हैं, Br को भी हम नंबर नहीं, 1 काउंट Br करते को नहीं काउंट करेंगे, जिससे ये अटैच कार्बन है वहां से 1 हैं 1 2 3 4 5 4 5। Br को नहीं काउंट करना। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। मैम इसमें मैम थर्ड वाले पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है मैम सेकंड वाले। ओके ओके मैम, सॉरी मैम, हो ठीक गया। है, चले आगे। समझ आ गया सबको कैसे करना है? ऐसे एक क्वेश्चन और देखिए, नोट कर लिया ये वाला? यस मैम। मैम कभी भी जैसे अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है पर बाई चांस हम फील करते हैं कि हमें जज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या क्या पैरामीटर्स लेके चले कि पहले हम ऐसा करते हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर SNGP देखते हैं। अच्छा देखो, ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहला पता है क्या काम करना? ऑप्शंस देखो। अगर ऑर्गेनिक में एक ही बार में सही आंसर निकालना है ना, तो पहले ऑप्शन देखो। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तुमने ऑप्शन देखा, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि साइक्लिक फॉर्मेशन पॉसिबल है, एक नॉन साइक्लिक है लेकिन बाकी सब साइक्लिक है। और ये मैं हमेशा बताती हूँ तुम्हें, मतलब हमेशा ये याद रखना कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर मोर फेवरेबल देन इंटर, है ना? ये मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे जैसी साइकिल देखी, इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल है। ठीक है, अब बस तुम्हें ये देखना है कि तुम इंट्रामोलिकुलर कैसे करा सकते हो। ये बात सबको नजर आ रही है कि Br एक लिविंग ग्रुप है जिसको निकालना है। ठीक है, मतलब किसी को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन करानी है। ये दूसरी चीज हो गई। ठीक है, तीसरी चीज ये होगी कि ये यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? यहाँ बेस नहीं यूज करा, इनफैक्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल यूज ना करके बेस यूज कर रखा है। NaOH इज अ बेस। ठीक है, और यहाँ पे एक एसिडिक H भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से मैंने स्ट्राइक कर लिया कि मैं यहाँ पे करा दूंगी। क्लियर हुई बात? मैम हाँ, 6th वाले पे वो जो डबल बॉन्ड है उससे नहीं हो सकता था? 6th वाला डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O। यस मैम। बेटा O के ऊपर लोन पेयर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? नेगेटिव चार्ज। तो फिर ठीक है, समझ आ गया हर्षिल? मैम उसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी तो बन रही है।
अरे भैया तो यहाँ पे एनजीपी में तो मैंने ये थोड़ी बोला कि 6 मेंबर्स आप बनेगी वही होगा, 3 वाला भी हो रहा है, 5 वाला भी हो रहा है, 6 वाला भी हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, हम तो मतलब हम सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ही जज करेंगे कौन सा होगा। अब नेक्स्ट देखो, हमने NaOH लिया, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। अब तुम्हें अपने आप समझ आना चाहिए अगर तुम ऑप्शंस को ध्यान से स्टडी कर पाए तो। हम्म ऑप्शन बी। बी, यस मैम। ओके, और कोई? मैम एक मिनट मैम। मैम डी। डी। अच्छा, क्या यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और Br प्रेजेंट है, मतलब तुम NGP टाइप कुछ करा सकते हो, हाँ है ना। और बेस डाला है, बेस सबसे पहले O- क्रिएट करेगा, इसको तो आप रोक ही नहीं पाओगे, हाँ है ना। यस मैम। और फिर इसने क्या करना है, अटैक करना है। देखो अगर ये यहाँ पे अटैक कर दे, थोड़ा सा अच्छा सा बनाऊँ, अगर नीचे बनाती हूँ थोड़ा। मैम बेंजीन का डबल बॉन्ड टूटेगा ना यहाँ पे? बेंजीन का क्यों टूटेगा बेटा? मैम नहीं, क्योंकि तीसरे कार हम अगर पोजीशन टच करें SNGP के तो थर्ड पे आ रहे हैं बेंजीन का डबल बॉन्ड। हाँ बेंजीन का आ रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन O पे माइनस चार्ज है और वो डबल बॉन्ड है, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर न्यूक्लियोफिलिक ना। तो मैम ये कहाँ पे जाएगा फिर? कहीं नहीं, ये अपना ही रहेगा। ये O- बन गया, यहाँ तक तेरे को समझ आया है? आ गया मैम, ये वाला समझ में आ गया कि बेस ले O- लिया। बन गया। अब O- अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ से Br निकलेगा। ये से जुड़ा, ये बन गया। मैम इसमें सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही नहीं। SNGP तो हुआ ही नहीं मैम, ये क्या नहीं हुआ? SNGP का हुआ सब्स्टिट्यूशन ही नहीं तो हुआ नहीं इस हुआ बार। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल नहीं प्रेजेंट ना, तो इसमें कौन सा हुआ था? यहाँ हुआ था सब्स्टिट्यूशन, यहाँ हुआ था सब्स्टिट्यूशन। मैम इंटरनली हुआ है यहाँ पे तो। अरे भैया ये इंटरनल सब्स्टिट्यूशन हुआ, Br निकल गया, ठीक है। यहाँ पे तो हाँ। ऐसे इंटरनल सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ नहीं हुआ, ये ग्रुप यहाँ नहीं अटैक किया, तो जरूरी होता है कि इंटरनल सब्स्टिट्यूशन कराना। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है ना, ये बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं डालोगे समझ गया। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ही जुड़ जाएगा ना। मैम वो समझ गया मैं, पर मैम ये चीज मैं कैच नहीं कर पाया बिल्कुल। पिछले वाले में तो आगे समझ में, ये वाला मैं नहीं समझ पाया क्यों हुआ ऐसा। समझ जाओगे धीरे धीरे। एक मैम मतलब एक पॉसिबिलिटी मेरे को ऑलरेडी दिख रही थी, वो मैं एक्चुअली उसको देख रहा था बेंजीन को, ये वाला मैं नहीं देख पाया था। ये देखो बेंजीन को देखना तो बेवकूफ़ी है भैया,
जब O पे नेगेटिव चार्ज है तो बेंजीन को तो मत ही देखो, ठीक है। वो नेगेटिव नेगेटिव काफी हाई डेंसिटी होगी तो हाँ, न्यूक्लियोफाइल हो तो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इस O माइनस को अटैक करना है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, O माइनस को मैं डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करा सकती हूँ क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं मैम। नहीं हो सकता ना पॉसिबल। लेकिन ये O माइनस, ये Br जो है, इससे आप देख सकते हो ये थर्ड पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट है। तो अगर O माइनस ने इधर अटैक किया, ये बॉन्ड ने इधर अटैक किया और ये Br निकला, ऐसा एक ऑप्शन प्रेजेंट है। आप ऑप्शंस को क्यों नहीं स्टडी करते? आप लोग ऑप्शन स्टडी नहीं करते ना, आप खुद ही बनाने में लगे रहते हो ना, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होती है। भाई ये ऑप्शन कब बनेगा, ये ऑप्शन कब बनता? जब NaOH डायरेक्ट Br पे अटैक कर देता, हाँ या ना? हाँ जी मैम, बट ए वाला तो रिजेक्ट है। NaOH बेस है, तो वो क्या यहाँ पे अटैक करेगा? इससे पहले ये O माइनस नहीं क्रिएट करेगा यहाँ पे। आप रोक सकते हो इसे कि ये OH बन जाए? कैन यू जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि अल्कोहल और NaOH प्रेजेंट है और अल्कोहल OH ही रहे, और ये जो अल्कोहल है ये नया अल्कोहल बन जाए बेसिक मीडियम में। हाँ, ये हाँ, ए वाला पॉसिबल नहीं होगा। हटा दिया, Yes, ma'am. छोड़ो, बता दिया। आगे चलो, यहाँ चलो। इस वाले केस को देखो, इस वाले केस में ये OH है, ये O माइनस नहीं बदला, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे बॉन्ड यहाँ चला गया और OH यहाँ, मतलब ये बेसिकली क्या होगा, OH माइनस ने इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर और Br निकाल दिया, ये हुआ होगा। समझ रहे हो तुम? मैं ऑप्शन स्टडी करती हूँ, तुम लोग ऑप्शन स्टडी नहीं करते, बस इसलिए तुम्हें क्लिक नहीं कर पाता, तुम अपने बनाने में लगे रहते हो, इसलिए मैं कहती हूँ ऑप्शन स्टडी करो। देखो अब मेरा मार्कर कहाँ गया, ये वाला। OH माइनस ने न्यूक्लियोफिलिक अगर अटैक किया यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर गया, ये Br इधर गया, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, C वाला। बट अगेन बात वही आ जाती है कि NaOH क्या है, बेस, ठीक है। और यहाँ OH कैसे रुक पा रहा है, यहाँ तो O माइनस हो जाना चाहिए। मोरओवर ये एक्सटर्नली डाला ना हमने तो हाँ, न्यूक्लियोफाइल। एक्सटर्नली डाला NaOH, हाँ तो क्या हो गया उससे? उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, एक्सटर्नली डालो इंटरनली डालो। तुम पहले अपने माइंड को ना न्यूट्रल रखो, तुम अपने दिमाग में ये सोचो ही मत कि तुम्हें मैंने NGP पढ़ाया, मैंने फलाना पढ़ाया, मैंने ढिंकाना पढ़ाया तो वही चीज इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अपने आप को न्यूट्रल रखो, ठीक है। आप बस ऑप्शन स्टडी करो, ये ऑप्शन कैसे बना, ये ऑप्शन ऐसे ही बना होगा। बस आपको ये चेक करना है कि ये ऑप्शन पॉसिबल है या नहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड की शिफ्टिंग तो बहुत अच्छी बात है, बट NaOH क्योंकि बेसिक है, उसे न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक है। तो बट यहां से ये ऑप्शन स्टडी करके मुझे ये जरूर समझ आ गया कि मैं बाय बॉन्ड को शिफ्ट करा सकती हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो परफेक्ट है। एक तो यहाँ जो मेरी प्रॉब्लम है OH वाली वो सॉल्व हो गई, यहाँ O माइनस बना होगा और इस O माइनस ने इंटरनली अटैक करा होगा क्योंकि इंटरनल अटैक पॉसिबल होते हैं। पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा और Br निकला होगा, हाँ जी मैम, तभी पॉसिबल है। और ये कब पॉसिबल है, ये वाला, ये पॉसिबल है भी, ये बन सकता है। ये कैसे बन सकता है भाई? इसमें तो वो हो गया ना, चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई, ये भी ऑप्शन हटा दो, आंसर तो सीधा ही आ जाएगा अगर ऑप्शन स्टडी करो ठीक से। तो बात समझ आई? आ गया मैम, समझ गया, ठीक है। तो पहले ट्राई टू रीड द ऑप्शंस मोर बेटर। आप अपनी तरफ से ये मत सोचो भाई हम तो फटाफट अपने आप बिना ऑप्शंस देखे बना देंगे, हमें तो एक्सपीरियंस है। लेकिन बीइंग अ स्टार्टर आपको अगर ऑर्गेनिक सीखनी है तो आपके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसका फायदा उठाओ, ऑप्शंस को स्टडी करो। ऑप्शंस को जितना अच्छे से स्टडी करोगे तुम्हें उतने अच्छे से क्लिक होगा कि रिएक्शन कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, आगे चले। यस मैम। मैम इसमें कोई केस ऐसा होता है जिसमें O माइनस हमारा Br पे अटैक करे, Br वाले कार्बन पे, क्योंकि वो है तो मैं मतलब NGP कर दे अगर वो तो। हाँ तो बेसिक मीडियम मत यूज करो ना, हाइड्रोलिसिस करा दो ना, वाटर डाल दो। नहीं समझी मैम? जैसे अभी तक NGP हो रहा था मैम की मतलब फोर्स पे अटैक कर रहा था, इसमें भी तो पॉसिबल है 5th पोजीशन पे है वो, तो मतलब वो कार्बन पे अटैक कर सकता है वो। 4th पे है मैम, वो 5th पे कहाँ है? एक मिनट, किसकी बात हो रही है? मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। O माइनस को अटैक कराना है किस पे? Br पे कह रहे हैं मैम ये। मैम उस कार्बन पे जिस पे Br अटैच्ड है। यहाँ पे 1 2 3 4 5th पोजीशन पर है, बात ठीक है। लेकिन इसका ओरिएंटेशन फीजिबल कर रहा है उसे वहां पे अटैक कराना? ये अपना आपको ऐसे कैसे अटैक करवाएगा वहां पे?
हाँ, मतलब सिर्फ ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पे कुछ मैं मतलब जैसे ये मिथाइल अगर ग्रुप्स ना ऐसा होते लिखा तब होता अटैक ना, होता। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है, कैन यू सी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है, हाँ जी मैम। ये प्रॉब्लम है। अगर ये यहाँ पे ऐसे होता ना, ये O माइनस होता, यहाँ पे नॉर्मल CH3 होता, समवॉट लाइक दिस, तो अब तो बॉन्ड घूम सकता है ना, यहाँ पे ये घूम सकता है ना, यहाँ पे यस मैम। हो जाएगा अटैक, क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब अभी सिर्फ उसकी वजह से ही नहीं हो रहा हूँ हाँ, बस, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे कैसे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इस डबल बॉन्ड की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी है, इस डबल बॉन्ड की वजह से प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होगी है कि ये जो यहाँ फिक्स है ये अपनी जगह पर हो गया, ये हिलकर आगे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना रोटेशन कराना अब। मैम। और अगर जैसे मैम जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर उसमें जो मैम Br वाला कार्बन है उसमें दोनों मिथाइल की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तब होता अटैक। नहीं, अरे तब मिथाइल भी और नहीं होगा ना? हाइड्रोजन का प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है कि Br बहुत दूर है, Br का कार्बन, ये वाला कार्बन दूसरी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ओके मैम। ठीक है, क्लियर? श्रिभा, दिया, श्रुति, हर्ष, नव्या, यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओहो नव्या, मजा आ गया, लगता है तुझे ज्यादा समझ आ गया है। मैम ये आपने मुझे पहले ही पढ़ाया हुआ है। अच्छा, तो सेकंड बार समझ ज्यादा अच्छे से आता तुझे। यस मैम। मैम हाँ जी, अगर यहाँ पे NaOH का एक ही मोल है क्या? हाँ, जब तक नहीं लिखा हुआ तब तक एक इक्विवेलेंट लो, और ऑप्शंस भी एक ही इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं। अगर ज्यादा होते तो OH का अटैक हो सकता था, मतलब ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यहाँ से एक जगह O नेगेटिव भी बन गया और फिर OH न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करे उसके बाद। हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है। हम मतलब आफ्टर जो प्रोडक्ट डी बना हमारे, अगर उसमें हम एक और बार NaOH डालते हैं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं OH लग सकता है ना? हाँ, पर वहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं है ना। हाँ ओके ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सैटरडे को वी विल बी डिस्कसिंग एट दिस टाइम ओनली हाइड्रोकार्बन, ठीक है। थैंक यू मैम।